आज के इस सेशन में हम प्लेजरिज्म के बारे में पूरा देखेंगे और पूरा ही हम हिंदी में देखेंगे ताकि हम सबको ये कंसेप्ट सिखा पाएंगे। तो प्लेजरिज्म एक ऐसी चीज है जो रिसर्च एंड पब्लिकेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो हम बेसिक डेफिनेशन और व्याख्या से शुरू करेंगे कि प्लेजरिज्म क्या होती है, राइट। जब हम किसी के भी आइडिया या किसी की भी इंफॉर्मेशन टेक्स्ट को हम कॉपी करते हैं और हमारे काम में उसको यूज करते हैं और हम पब्लिश करते हैं विदाउट गिविंग द क्रेडिट, जब हम उसको कोई क्रेडिट नहीं देते हैं, जो भी सोर्स ऑथर है या फिर जो भी सोर्स पर्सन है जिसने वो ओरिजिनल कंटेंट डेवलप किया है, उसको हम जब कोई क्रेडिट नहीं देते हैं और कॉपी कर लेते हैं, तो ऐसी इवेंट्स को हम प्लेजरिज्म बोलते हैं। ऐसी इवेंट को हम प्लेजरिज्म बोलते हैं, राइट। तो कॉपीइंग समवन एल्सेस आइडिया एंड प्रेजेंटिंग देम एज आवर्स विदाउट साइटिंग द सोर्सेस। इसका मतलब ये है हम इंफॉर्मेशन उठाते हैं, हमारे आर्टिकल्स में या हमारे मटेरियल में रखते हैं और सोर्सेज को हम एक्नॉलेज नहीं करते हैं, उसका कोई क्रेडिट डिक्लेयर नहीं करते हैं। दिस इज कॉल्ड प्लेजरिज्म। उसके बहुत सारे प्रकार है प्लेजरिज्म के। देयर आर वेरियस टाइप्स। जैसे पहला वाला टाइप है जो इंटेंशनल प्लेजरिज्म है। उसका मतलब यह है कि हम जानबूझ के करते हैं, जानबूझ के। इंटेंशनल प्लेजरिज्म अकर्स व्हेन द ऑथर्स पर्पसफुली कॉपी इंफॉर्मेशन टेक्स्ट, इमेजेस, डायग्राम्स, पिक्चर्स, चार्ट्स एटसेट्रा। जब भी हम कुछ इंटेंशनली कॉपी कर लेते हैं, जैसे कोई इंफॉर्मेशन टेक्स्ट है, कोई डायग्राम है, पिक्चर है, जो भी चीज हम कॉपी करेंगे, वो कोई गाना भी कॉपी कर सकते हैं, कुछ भी जो भी आप फील्ड में है उसके हिसाब से जो भी हम कॉपी करते हैं, और हम जब सोर्स को, जो भी सोर्स ऑथर है, जिसने भी इसको बनाया है, उसको हम क्रेडिट नहीं देते हैं, वो इंटेंशनल प्लेजरिज्म में आता है। अनइंटेंशनल प्लेजरिज्म में ये होता है कि कुछ टाइम हम भूल जाते हैं रेफरेंस देना कि ये इंफॉर्मेशन हमने इस जगह से लिया है, ऐसा हम रेफरेंस देना हम भूल जाते हैं, तो वो केस जो है वो अनइंटेंशनल प्लेजरिज्म में आता है। इंटेंशनल प्लेजरिज्म को कॉन्शियस प्लेजरिज्म भी बोला जाता है, बिकॉज हम जानबूझ के कॉपी करते हैं। किसी का आइडिया भी कॉपी कर सकते हैं हम, किसी का इंफॉर्मेशन टेक्स्ट भी कॉपी कर सकते हैं, किसी का गाना भी कॉपी कर सकते हैं, किसी का पिक्चर कॉपी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो इंटेंशनल प्लेजरिज्म में आती है। और दूसरी तरफ जो है कि हम रेफरेंस तो देते हैं, बट लेट्स से हम 100 पेपर को ये रेफर कर रहे हैं, 100 अलग अलग चीजों को रेफर कर रहे हैं, उसमें में भी बुक्स आ सकती है, कॉन्फ्रेंस पेपर्स हो सकते हैं, जर्नल पेपर्स हो सकते हैं, और उसमें से 2-3 हम रेफर करना भूल जाते हैं, तो ये केस है वो अनइंटेंशनल प्लेजरिज्म में आता है, क्योंकि हमने जानबूझ के नहीं किया है। दूसरा, इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, इंटेंशनल प्लेजरिज्म के बहुत सारे टाइप्स हैं, सच एज एक होता है वर्बेटिम प्लेजरिज्म और डायरेक्ट प्लेजरिज्म। हम हर टाइप को डिटेल में देखेंगे। दूसरा होता है पैराफ्रेजिंग विदाउट साइटिंग द सोर्सेज। हम लिख लेते हैं बट साइट नहीं करते हैं, रीराइट कर देते हैं, इंफॉर्मेशन को अपने वर्ड्स में लिख लेते हैं बट हम उसको साइट नहीं करते हैं। मोजाइक प्लेजरिज्म एक और टाइप है। उसके बाद घोस्ट राइटिंग, सेल्फ प्लेजरिज्म, मल्टीपोस्टिंग, सोर्स प्लेजरिज्म, इनएडिक्वेट ऑथरशिप, collusion और unethical collaborations, undeclared contribution, translation without citing sources। ये जो टाइप्स हैं ये सारे इंटेंशनल प्लेजरिज्म के टाइप्स हैं। ये जो सारे टाइप्स हैं ये इंटेंशनल प्लेजरिज्म के टाइप्स हैं। हम एक एक को इन डिटेल देखेंगे। दूसरी साइड पे हमारे पास है अनइंटेंशनल प्लेजरिज्म, जिसमें केस होता है जैसे हम भूल गए हैं साइटेशन देना, या साइटेशन करेक्ट नहीं दिया है, कभी कभी हम साइटेशन नंबर गलत लिख देते हैं, फुटनोट्स डालना भूल जाते हैं, कोटेशन मार्क्स डालना भूल जाते हैं। कोई इंफॉर्मेशन हमने लिया है डायरेक्टली, उसको कोटेशन मार्क में रखना होता है, उसके बाद हमें साइटेशन देना होता है, तो हम कोटेशन मार्क्स देना भी भूल जाते हैं और फुटनोट भी डालना भूल जाते हैं, तो ये अनइंटेंशनल प्लेजरिज्म में आता है। वेरी ऑफन क्या करते हैं हम, लेट्स से 10-20 आर्टिकल्स हम पढ़ रहे हैं, उसमें से हम 5-6 को रेफर करते हैं, राइट। उसमें से हम कॉपी पेस्ट करके सारा आर्टिकल हम बना लेते हैं 5-6 को, या 10-20 पेपर में से हम पूरा पढ़ के हमारा आर्टिकल बना लेते हैं।
तो उसमें क्या होता है कि हमने रेफरेंस तो दिया है, साइटेशन भी दिया है, रीराइट भी किया है, बट वो मियरली कॉपी होता है, हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, न्यू नॉवेल कंट्रीब्यूशन नहीं है, कुछ भी नया हम हमारी तरफ से नहीं जोड़ पा रहे हैं। तो वो भी एक तरह का प्लेजरिज्म आता है। जब हम कोई इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं, कोई बुक पढ़ते हैं, तो उसमें से हमें कुछ अच्छा लगता है और हम क्या करते हैं, हमारे वर्ड्स में रीराइट करते हैं और उसमें हम कभी गलती कर देते हैं। तो ये जो टाइप है वो इनकरेक्ट पैराफ्रेजिंग में आता है। तो हर एक टाइप को हम देखेंगे। तो इससे शुरू करते हैं हम फर्स्ट टाइप से, जो जो लार्जर अम्ब्रेला है, इंटेंशनल प्लेजरिज्म। इसमें क्या होता है कि ऑथर्स कमिट इंटेंशनल प्लेजरिज्म when they are aware of writing ethics in research and publication knowingly and they copy। हमें पता है, हमारे पास एक्सपीरियंस है राइटिंग का, रिसर्च पेपर्स लिखने का या बुक्स लिखने का। तो इंटेंशनली जब हम कॉपी करते हैं, हमारे पास एक्सपीरियंस है राइटिंग का, बुक्स लिखने का या रिसर्च पेपर्स लिखने का या आर्टिकल्स लिखने का, फिर भी हम कॉपी करते हैं, तो उस टाइप के प्लेजरिज्म को इंटेंशनल प्लेजरिज्म कहता है। तो फर्स्ट टाइप है इसमें वर्बेटिम और डायरेक्ट प्लेजरिज्म। वर्बेटिम और डायरेक्ट प्लेजरिज्म, इसका मतलब ये होता है कि हम डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करते हैं, सीधा 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 कहीं से, जैसे हम विकिपीडिया से पढ़ें या इंटरनेट सोर्स से पढ़ें या कोई बुक से पढ़ें, और उधर से हम सीधा कॉपी पेस्ट कर देते हैं विदाउट साइटिंग दी ओरिजिनल सोर्सेस। जो भी ऑथर है, जिसने वो लिखा है, उसको हम कोई क्रेडिट नहीं देते हैं। तो ये टाइप को हम कहते हैं वर्बेटिम प्लेजरिज्म, कॉपी पेस्ट, सीधा कॉपी पेस्ट। तो ये जो टाइप है, जनरली हम क्या करते हैं, हमें कोई इंफॉर्मेशन अच्छी लगती है, जो भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, उसको अगर हमें लेना है तो 4-5 लाइन लेना है, तो हम कैसे करते हैं, उसको हमेशा कोटेशन मार्क्स में डालना होता है और उसके बाद साइटेशन करना होता है। अगर हम ये नहीं करते हैं, दैट मीन्स हम डायरेक्टली कॉपी कर रहे हैं और साइटेशन नहीं दे रहे हैं। सिर्फ कोटेशन मार्क्स देने से भी काम नहीं चलेगा, सिर्फ साइटेशन देने से भी काम नहीं चलेगा। फर्स्टली तो कॉपी पेस्ट ना ही करे तो बेहतर है, फर्स्टली तो कॉपी पेस्ट ना ही करे तो बेहतर है, बट अगर कॉपी पेस्ट हम करते हैं 4-5 लाइन का, तो उसका बेहतर सोल्यूशन ये है कि हम उसका कोटेशन मार्क्स दे फॉलोड बाय द साइटेशन, कोटेशन मार्क्स दे फॉलोड बाय द साइटेशन, राइट। सो इट कुड बी अ कंप्लीट कॉपी और अ पार्शियल कॉपी। पूरा भी कॉपी हो सकता है, पार्शियल कॉपी भी हो सकता है, ठीक है। ये चीज इमेजेस में भी एप्लीकेबल है, डायग्राम्स में भी एप्लीकेबल है, पिक्चर्स में भी है, म्यूजिक्स, वीडियोस, चार्ट्स, डेटा, कहीं पे भी लीजिए। ये कॉपी पेस्ट का जो है वर्बेटिम प्लेजरिज्म, वो उसका जो कॉपी पेस्ट वाला जो केस है वो सब जगह एप्लीकेबल होता है। वर्बेटिम मोस्टली टेक्स्ट में एप्लीकेबल है, बट यही चीज हम कॉपी पेस्ट करते हैं बहुत सारी अलग अलग जगह पे भी। जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो अपने रिपोर्ट्स में कॉपी कर लेते हैं, इंटरनेट सोर्सेस को रेफर करके, या कोई दोस्त से या फ्रेंड्स का काम है उसको कॉपी पेस्ट कर लेता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि ज्यादा से ज्यादा टाइम हम अपनी तरफ से लिखें, हमारा जो भी नॉवेल कॉन्ट्रीब्यूशन है वो हमारे वर्ड्स में से लिखे, जो भी हम डायग्राम्स बनाना चाहे उसको हम हमारे तरीके से रीड्रॉ कर ले पहले, और उसके बाद उसको दें। अगर इंफॉर्मेशन है तो उसको हम हमारे तरीके से लिख लें, फिर उसके बाद साइटेशन भी दे दें, पैराफ्रेज करें और उसके बाद उसको साइटेशन में डाल दें। डायरेक्ट कॉपी कर रहे हैं हम 3-4 लाइन, जिसका हम अगर मान लीजिए पैराफ्रेज नहीं कर पाते हैं तो फिर हमें डायरेक्ट कॉपी करना है, तो उसके केस में हमें कोटेशन मार्क्स देना है, साइटेशन के साथ रेफरेंस देना है कि कहां से हम लिए हैं इस इंफॉर्मेशन को। ये एक केस है, आप देखेंगे तो ये जो पूरा सेगमेंट है पर्टिकुलर रिसर्च पेपर में, इधर क्या है कि ये पूरे जो हाईलाइटेड इंफॉर्मेशन है, दोनों सेगमेंट्स, ये कहीं से कॉपी किया हुआ है, और उसको फिर हम एक प्लेजरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर है जिसको हम टर्निटिन कहते हैं, बहुत सारे अवेलेबल है, आपके यूनिवर्सिटी के पास जो भी हो वो यूज करें। तो जैसे ये पहला सोर्स है, वहां से ये पहला सेगमेंट कॉपी किया है और ये दूसरा सोर्स है, तो ऐसे सोर्सेस कॉपी किए हुए हैं डायरेक्टली। और आप नोटिस करेंगे यहाँ पे कोई भी साइटेशन नहीं दिया है, मैंने रेफर नहीं किया है कि कहां से मैंने ये उठाया। पहला तो कॉपी कर लिया और दूसरा साइटेशन भी नहीं दिया, पहला कॉपी किया और दूसरा साइटेशन भी नहीं दिया। तो इससे क्या होता है, इसका सोल्यूशन क्या है, ये डायरेक्टली हाईलाइट हो जाता है टर्निटिन में और वो प्लेजरिज्म में दिखा देता है कि ये कंटेंट कॉपी किया गया। इसका सोल्यूशन क्या है कि आप हमेशा ओरिजिनल सोचिए, अपना नॉवेल्टी सोच के ही लिखिए उसमें, और कहीं से कोई इंफॉर्मेशन ले रहे हैं तो उसको रीराइट कीजिए अपने वर्ड्स में,
और उसके बाद उसको साइटेशन दे दीजिए। जैसे ये है, देखिए मैंने पूरी इंफॉर्मेशन जो भी प्रीवियस स्लाइड में थी उसको मैंने रीराइट कर दिया और उसका पूरा साइटेशन दे दिया, उसको पूरा मैंने साइटेशन दे दिया। तो इस केस में ये प्लेजरिज्म नहीं काउंट किया जाता है, क्योंकि मैंने रीराइट भी किया और साइटेशन भी दिया कि कहां से इंफॉर्मेशन ले रहा हूं, और ये एक नंबर दर्शाता है कि साइटेशन है ये पर्टिकुलर ये सोर्स से इधर से लिया गया है, ये इंफॉर्मेशन जो है वो इधर से ली गई है, ये इंफॉर्मेशन इधर से ली गई है। अगर हम डायरेक्ट कॉपी करते हैं तो कोटेशन मार्क्स डालें और साइटेशन से करें। मोस्टली पैराफ्रेजिंग बेटर है कोटेशन मार्क से भी, क्योंकि कोटेशन कितना करेंगे, 1 2 3 जगह पे कर सकते हैं, कोट कर सकते हैं हम, ज्यादा उसको कोट नहीं कर सकते। फिर दूसरा एक है पैराफ्रेजिंग विदाउट साइटिंग द सोर्सेस। जब हम क्या करते हैं, हम इंफॉर्मेशन लेते हैं उसको रीराइट भी कर देते हैं, बट उसका हम सोर्स साइट नहीं करते हैं। उस केस में इसको बोला जाता है पैराफ्रेजिंग विदाउट साइटेशन। हमने रीराइट तो किया, वी मस्ट एक्नॉलेज द सोर्स ऑथर। जो भी ओरिजिनल ऑथर है उसको क्रेडिट देना ही देना है, जो भी ओरिजिनल ऑथर है उसको क्रेडिट देना है। अदरवाइज हम क्या कर रहे हैं कि मियरली जस्ट उसको उठा रहे हैं, हम रीराइट कर रहे हैं, साइटेशन नहीं दे रहे। ये भी कभी ये इसमें क्या होता है, इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये प्लेजरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर जो होता है, प्लेजरिज्म डिटेक्टर्स जो होते हैं सॉफ्टवेयर, उसमें डिटेक्ट नहीं होता है, क्योंकि हमने रीराइट कर लिया बट साइटेशन नहीं दिया। बट लेटर लेट्स से 5 साल के बाद जब ओरिजिनल ऑथर के ध्यान में जब ये आता है कि कोई आर्टिकल उसकी इंफॉर्मेशन को यूज किया है और साइटेशन नहीं दिया है, तो ही कैन पुट अ कॉपीराइट स्ट्राइक। आपको कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकता है, क्योंकि कॉपीराइट्स ब्रीच हो रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या है कि प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। हम पैराफ्रेज एक सोर्स से भी कर सकते हैं, बहुत सारे सोर्सेज से भी पैराफ्रेज कर सकते हैं और फिर कॉपी कर सकते हैं, राइट। अब ये देखिए इधर ये क्या था कि दर्शाता है, ये कॉपी कंटेंट है, पूरा कॉपी किया गया हुआ, कॉपी की गई हुई इंफॉर्मेशन सेगमेंट्स है दोनों। इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने इधर क्या किया, पूरा रीराइट कर लिया मेरे खुद के वर्ड्स में। तो आप देखेंगे इधर रीराइट कर लिया। तो अभी जब मैं टर्निटिन चलाऊंगा, प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर, कोई भी सॉफ्टवेयर चलाऊंगा, तो उसमें ये डिटेक्ट नहीं होगा, प्लेजरिज्म मार्क नहीं किया इसने। आप देखेंगे इधर कोई हाईलाइट नहीं है, तो मार्क नहीं किया। बट आप देखेंगे हाउएवर स्टिल इट इज कॉल्ड अ प्लेजरिज्म, क्योंकि ये फिर भी प्लेजरिज्म है कहा जाता है, क्योंकि इसमें साइटेशन नहीं दिया मैंने कि कहां से लिया गया हुआ है। ये सोर्स साइटेशन है, इसका मैंने साइटेशन नहीं दिया। तो इसका सोल्यूशन यही है कि आप हमेशा पैराफ्रेज करें फॉलोड बाय द साइटेशन। साइटेशन हमेशा दे, रेफरेंस हमेशा दे कि कहां से ये इंफॉर्मेशन ली गई है। इसका फायदा ये है कि अगर कोई न्यू स्टूडेंट या जो भी रीडर है जो इसके बारे में और जानना चाहता है, वो ये पर्टिकुलर साइटेशन खोल के उसमें जाके वो पढ़ सकता है। तो इसका ये सोल्यूशन है। दूसरा टाइप है, नेक्स्ट टाइप है मोजाइक प्लेजरिज्म। मोजाइक प्लेजरिज्म क्या करते हैं, लेट्स से हम 5 या 10 बुक्स पढ़ें या 15-20 आर्टिकल्स पढ़ें या 5-6 जर्नल पेपर्स या कॉन्फ्रेंस पेपर्स हम पढ़ें। अब उसमें से हम क्या करते हैं, थोड़ा इधर से उठाते हैं, थोड़ा इधर से उठाते हैं, थोड़ा इधर से उठाते हैं और पैच कर देते हैं एक जगह पे हमारे आर्टिकल में, और हम पब्लिश कर देते हैं। हम पैराफ्रेज भी कर देते हैं, ठीक है, फिर से लिख लेते हैं हमारे वर्ड्स में लिख लेते हैं, बट हम एक्नॉलेज नहीं करते हैं, सोर्स ऑथर को हम एक्नॉलेज नहीं करते। वी मस्ट साइट दी सोर्सेज ऑलवेज। जहां से भी हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं उसका ओरिजिनल सोर्स ऑथर जो भी है उसको हम साइटेशन देना ही है, उसको जो क्रेडिट है वो उसको हम देना ही देना है। लिस्टिंग, सो हम ऑफन क्या करते हैं कि हमारे जो नए स्टूडेंट्स होते हैं या जो भी हम अगर नया काम कोई शुरू करते हैं, तो हम क्या करते हैं, सारे सोर्सेस लिस्ट में रेफर कर देते हैं कि ये भैया लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस है, बट हम टेक्स्ट में साइट नहीं करते। मे बी लैक ऑफ एक्सपीरियंस, अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो भी हम ऐसा करते हैं, बट ये सफिशिएंट नहीं है। अगर हम कहीं से भी 10-12 सोर्स में से हम कहीं से भी इंफॉर्मेशन उठा रहे हैं या उसको हम रेफर कर रहे हैं, तो हमें पैराफ्रेज करके उसको साइट करना ही है, अदरवाइज प्लेजरिज्म में माना जाता है बहुत सारे सोर्सेज को। ये बहुत सारी जगह से उठाया गया है, इसलिए इसको मोजाइक प्लेजरिज्म बोलते हैं। ऑफन इसको पैच राइटिंग भी बोलते हैं, इंग्लिश में पैच राइटिंग भी बोलते हैं, बट ये है असेंबली है कि 10-12 आर्टिकल्स में से इंफॉर्मेशन उठा लिया, अपने में डाल दिया, रिफ्रेश कर लिया, पैराफ्रेज कर लिया और पब्लिश किया। तो ये भी एक तरह से प्लेजरिज्म माना जाता है। जैसे ये है, ये देखिए, ये डायरेक्टली कॉपी करते हैं बहुत सारी जगह से, पैराफ्रेज भी कर सकते हैं, इसको डायरेक्टली कॉपी भी कर सकते हैं। इधर डायरेक्ट कॉपी किया है मैंने
और मैंने साइट नहीं किया है, ठीक है, तो हाईलाइट कर दिया, प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर जो होता है उसने हाईलाइट कर दिया कि भैया आपकी जो इंफॉर्मेशन टेक्स्ट है बहुत सारी जगह से कॉपी की हुई है आपने, ठीक है। तो इसका एक सोल्यूशन यही है कि आप हमेशा नॉर्मल रहिए, अपना खुद का आइडिया जो है वो जनरेट कीजिए, अपने आइडियाज को अपने वर्ड्स में लिखिए, पैराफ्रेज कीजिए और साइट कीजिए। सो सच एज ये देखिए कि पिछले वाले में तो मैंने डायरेक्ट कॉपी कर दिया था, कभी कभी क्या करते हैं हम पैराफ्रेज भी करते हैं बट साइट नहीं करते, राइट, पैराफ्रेज करते हैं और साइट नहीं करते हैं। तो ये वाले केस में क्या है कि दोनों करना है, हमें पैराफ्रेज भी करना है और साइट भी करना है। अगर डायरेक्ट कॉपी करना है तो कोटेशन डालना है, कोटेशन मार्क्स डालना है, कोट करना है और उसको साइट भी करना है। सो ऐसे ये देखिए ये पूरी जो इन्फॉर्मेशन सेगमेंट्स है, जो भी सारी है इन्फॉर्मेशन इधर, ये 5 सोर्सेज से ली गई है और सारे सोर्सेस इधर मैंने लिस्ट किए हैं एट द बॉटम ऑफ द स्लाइड। तो ऐसे हम जर्नल भी लिखें या कॉन्फ्रेंस पेपर भी लिखें या कोई भी पत्रिका में पेपर लिखें, कहीं पे भी लिखें, तो उसको इस तरह से हमेशा साइट करें। दूसरा टाइप है गोस्ट राइटिंग। जो नेक्स्ट टाइप है गोस्ट राइटिंग, इसमें क्या करते हैं हम आर्टिकल परचेस करते हैं, कोई और ऑथर होता है जिसने लिखा हुआ है और वो सेल करता है। ये अनएथिकल होता है बट हम कर लेते हैं कभी, जैसे कभी प्रेशर होता है कि टू पब्लिश मेनी आर्टिकल्स इन अ शॉर्ट टाइम, हम बहुत जल्दी पब्लिकेशन करना चाहते हैं, मे बी प्रमोशन के लिए कोई क्राइटेरिया होता है या जो भी क्राइटेरिया होता है, पीयर प्रेशर होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं बहुत सारी जगह से आर्टिकल्स ले लेते हैं, परचेस करते हैं, ऑथरशिप बाय करते हैं और वो हमारा नाम डालते हैं और पब्लिश कर लेते हैं। तो ये जो इवेंट है उसको गोस्ट राइटर्स होते हैं वो ऐसे आर्टिकल्स सेल करते हैं और हम बाय कर लेते हैं उनसे और पब्लिश करते हैं। तो ये भी एक तरह का प्लेजरिज्म माना जाता है, जो इंटेंशनल प्लेजरिज्म में आता है क्योंकि हम जानबूझ के कर रहे हैं और इसको गोस्ट राइटिंग बोला जाता है। स्टूडेंट्स भी बहुत बार करते हैं, जनरली वो क्या करते हैं प्रोजेक्ट्स रिपोर्ट्स होते हैं या टर्म पेपर्स होते हैं, रिसर्च आर्टिकल्स होते हैं, वो बाय करते हैं किसी फ्रेंड्स से या किसी और से और उसको क्या करते हैं फिर परचेज कर लेते हैं और अपना ऑथर का नाम उसमें डाल देते हैं, अपना नाम एज एन ऑथर डाल के पब्लिश करते हैं। तो ये इवेंट जो होता है वो अनइंटेंशनल होता है। नेक्स्ट टाइप इज सेल्फ प्लेजरिज्म। सेल्फ प्लेजरिज्म क्या है कि हमारा लेट्स से हम बहुत बार पब्लिकेशन करते हैं, रेगुलरली करते हैं, तो हम कोई आइडिया के साथ अटैच हो जाते हैं और वही चीज हमारे लिए बार बार रिपीट होती रहती है। जैसे मान लीजिए मैंने कोई प्रीवियसली कोई बुक पब्लिश की है या कोई आर्टिकल्स पब्लिश किए हुए हैं, राइट। सो मैं जब नया आर्टिकल या नई बुक या कुछ भी नया लिखने की कोशिश करता हूं तो उसमें से क्या होगा कि पुरानी राइटिंग में से बहुत सारी चीजें मैं बोरो कर लेता हूं और नए आर्टिकल्स में डाल के उसको पब्लिश करता हूं। तो ये जो टाइप है इसको बोलते हैं सेल्फ प्लेजरिज्म। इसका एक और टाइप भी है, लेट्स से एक बहुत बड़ा आर्टिकल है, उसको हम क्या करते हैं बहुत छोटे छोटे आर्टिकल्स में डिवाइड करते हैं और मल्टीपल जर्नल्स या मल्टीपल कॉन्फ्रेंसिस में हम पब्लिश करते हैं। तो ये भी एक टाइप का है। एक और भी है, जैसे थोड़े थोड़े चेंजेस कर लेते हैं हम, एक आर्टिकल है ऑलरेडी पब्लिश किया हुआ है, उसमें से हम माइनर चेंजेस कर लेंगे थोड़ा और उसको क्या करेंगे माइनर चेंजेस के साथ पब्लिश करेंगे दूसरे नए जर्नल में। वो भी एक टाइप ऑफ प्लेजरिज्म माना जाता है। इसका एक और टाइप भी है, हम प्रोजेक्ट प्रपोजल लिखते हैं फंडिंग के लिए। जैसे कोई भी एक प्रोजेक्ट है जो हम लिखते हैं, जैसे गवर्नमेंट एजेंसी को या कोई भी एजेंसी को हम प्रोजेक्ट प्रपोजल लिखते हैं फंडिंग के लिए कि हमें फंडिंग चाहिए। तो हम क्या करते हैं एक प्रोजेक्ट प्रपोजल को हम बहुत जगह पे भेज देते हैं, बहुत फंडिंग एजेंसीज के पास भेज देते हैं जिनके पास से पहला फंड आ जाए। तो ये भी एक टाइप का इंटेंशनल प्लेजरिज्म में काउंट होता है। स्टूडेंट्स का भी ये होता है कि बहुत बार क्या करते हैं ये सेम टर्म पेपर मल्टीपल जगह पे सबमिट कर देते हैं, सिमिलर ओवरलैप हो रहा है तो कोर्सेज में, राइट, या असाइनमेंट होता है तो मल्टीपल जगह पे सबमिट कर देते हैं। तो ये सारी चीजें जो है सेल्फ प्लेजरिज्म में काउंट होती है। जैसे ये देखिए ये मेरा एक पुराना पेपर पब्लिश फॉर एन एग्जाम्पल हो गया होगा, मैं उसमें से क्या कर रहा हूं माइनर चेंजेस करके एक नया पेपर लिख के उसको पब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये पर्टिकुलर केस है जो बिना कोई नया कंट्रीब्यूशन इसमें डाले जस्ट माइनर चेंजेस से ही मैं पब्लिश कर रहा हूं। तो ये पर्टिकुलर केस है वो सेल्फ प्लेजरिज्म में माना जाता है। जैसे देखेंगे एक और भी है, जैसे कोई ऑथर्स क्या करता है एक ही पेपर, राइट, द ऑथर सबमिट वन पेपर टू मल्टीपल जर्नल्स। इसमें क्या करता है ऑथर एक ही पेपर लेट्स से एक जर्नल में डाल देता है, दूसरे में भी डाल देता है, तीसरे में भी डाल देता है।
जिससे सबसे पे जल्दी रिस्पॉन्स आ जाए, जिससे सबसे जल्दी रिस्पॉन्स आ जाए। तो उस पर्टिकुलर केस में क्या है, इसको इंटेंशनल है ये, क्योंकि मल्टी पोस्टिंग बोला जाता है, ये नहीं करना है। एक आर्टिकल हमें एक ही जगह पे डालना होता है, जब तक वो एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं हो जाता हम आगे कुछ नहीं कर सकते। विड्रॉ कर सकते हैं, विड्रॉ करके हम दूसरे जर्नल या कॉन्फ्रेंस में डाल सकते हैं, ये पॉसिबल है, बट विदाउट विड्रॉवल हम नहीं डाल सकते। मल्टी पोस्टिंग बोलते हैं इसको। जनरली जो भी पब्लिशर्स होते हैं उनके पास मल्टी पोस्टिंग चेकर्स होते हैं, तो वो एकदम से पकड़ लेते हैं इसको कि ये मल्टी पोस्टिंग हो रहा है, ये मल्टी पोस्टिंग हो रहा है, इसको हम एकदम से पकड़ लेते हैं। ये चीज फंडिंग एजेंसीज के साथ भी होता है। एक प्रपोजल लिखा फंडिंग के लिए, मान लीजिए गवर्नमेंट की एक एजेंसी है उसमें डाल दिया, उसके बाद दूसरी एजेंसी में डाल दिया, उसके बाद किसी तीसरी एजेंसी में भी डाल दिया, जिससे फंड जल्दी मिल जाए। तो ये भी एक अनएथिकल इवेंट है, ये भी नहीं करना चाहिए। ऑफन क्या होगा कि फंडिंग एजेंसी हमें ब्लैकलिस्ट भी कर सकती है या पब्लिशर हमें ब्लैकलिस्ट भी कर सकता है, और आगे कोई आर्टिकल्स नहीं डालने देगा वो, और आगे कोई आर्टिकल्स या प्रोजेक्ट प्रपोजल्स हमें फंडिंग के लिए नहीं डालने देगा। तो ये भी एक इवेंट हो सकती है। इसका एक और टाइप है, जैसे कोई बड़ा आर्टिकल है उसको हम क्या करते हैं, स्मॉलर वर्जन्स में डिवाइड कर देते हैं और फिर छोटे छोटे वर्जन्स दूसरे में डाल सकते हैं। अभी ये पॉसिबल है, कर सकते हैं, बट हम इसको एटलीस्ट 50-60% कुछ नया कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक आर्टिकल है उसमें 50% ओवरलैप है, दूसरे में 50% नया कंटेंट डाल के, कुछ नया सोच के उसको एनहेंस करके हम दूसरे वर्जन में डाल सकते हैं। ये पॉसिबल है, बट उसको जस्ट स्प्लिट करके छोटा छोटा बना के मल्टीपल जगह पे नहीं डाल सकते हैं। एक और होता है सोर्स प्लेजरिज्म, जिसके एक और टाइप है। जैसे कोई स्टूडेंट नया आता है तो वो क्या करता है कि पूरी लिस्ट उठा के अपने आर्टिकल में डाल देता है विदाउट इवन क्रॉस रेफरेंसिंग। वो रेफरेंस नहीं देता है कि भैया टेक्स्ट में ये आर्टिकल का नंबर ये है, राइट, यहां से ये इंफॉर्मेशन रेफर की गई, ऐसा कुछ नहीं करता है। जस्ट ये लिस्ट को फिलअप करने के लिए वो क्या करता है, कोई एक आर्टिकल से कॉपी पेस्ट कर लेता है पूरी लिस्ट और इधर डाल देता है अपने आर्टिकल में, राइट। रेफरेंसेस आर कॉपीड फ्रॉम एनी आर्टिकल रैंडमली विदाउट क्रॉस रेफरेंसिंग। तो ये भी एक टाइप का इंटेंशनल प्लेजरिज्म माना जाता है। ये एक टाइप की इंटेंशनल प्लेजरिज्म ही है। जनरली बिगिनर्स करते हैं, दे कॉपी द रेफरेंसेस फ्रॉम द पब्लिश्ड आर्टिकल्स एंड स्टफ देयर इन देयर बिब्लियोग्राफी विदाउट रेलेवेंस एंड साइटिंग। वो अपने रेफरेंसेस को बनाने के लिए उसमें डाल देते हैं। नेक्स्ट टाइप इसका ये है इनएडिक्वेट ऑथरशिप। नेक्स्ट टाइप क्या है, इनएडिक्वेट ऑथरशिप। बहुत बार हम क्या करते हैं कि कोलैबोरेशन डेफिनेटली अच्छी चीज है। कोलैबोरेशन में हम क्या करते हैं, 5-6 लोग मिलके कुछ अच्छा काम सोचते हैं, एक दूसरे को आइडिया देते हैं, डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद हम कोई ट्रांसक्रिप्ट या आर्टिकल या पेपर या बुक लिखते हैं। अच्छा ही इसको जनरली अप्रिशिएशन मिलता है जॉइंट वर्क के, और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी रहती है, बिकॉज हम एक दूसरे को मिलके हेल्प करते हैं। बट बहुत बार क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि किसी ऑथर को रिमूव कर देते हैं या कोई एडिशनल ऑथर्स डालते हैं उसमें। वी हैव टू डिस्क्लोज एंड एक्नॉलेज ऑल द कोलैबोरेटर्स। लेट्स से अभी क्या है कि कोई एक आर्टिकल है, मेरे कोई कोलैबोरेटर्स हैं, मैं उनको क्या करता हूं, हटा देता हूं, फिर वो आर्टिकल को मैं अपने हिसाब से पब्लिश कर देता हूं सिंगल ऑथर में, सोलो ऑथर में। ये गलत है। या तो मैं क्या करता हूं कि जैसे मैंने कोई आर्टिकल लिखा है, मैं 2-3 और ऑथर्स को डाल दूंगा फॉर देयर बेनिफिट्स, म्यूचुअल गेन्स, राइट। ये भी गलत है। तो ये दोनों ही चीज जो है वो नहीं करनी चाहिए। कोलैबोरेशन करना है बट ये चीज नहीं करनी है। वी कैन नॉट जस्ट पब्लिश अंडर सोलो ऑथरशिप if there are multiple contributors in the presented work, correct? So therefore we have to acknowledge all the respective authors, include them as the co-authors if their contribution is sizable. ये एक और भी केस मैंने जैसे डिस्कस किया, co-authors, जैसे मान लीजिए कोई मेरा फ्रेंड है, इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। जैसे मान लीजिए एक ही डिपार्टमेंट में 2 हस्बैंड वाइफ है, तो ये चीज बहुत बार होती है। और या तो फिर हस्बैंड वाइफ एक ही फील्ड में काम कर रहे हैं, तो अगर कोलैबोरेट करके काम कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया चीज है, अदरवाइज एक दूसरे का नाम डालते रहते हैं। फिर उसके ऊपर एक और भी केस है, जैसे मान लीजिए मेरा कोई फ्रेंड है तो मैं उसका नाम डाल देता हूं, वो मेरा नाम डाल देगा उसके आर्टिकल में, राइट, विदाउट एनी कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, बहुत अच्छी बात है, इसको कोलैबोरेशन बोलते हैं। तो कंट्रीब्यूट करके डालें तो अच्छी बात है, बट ऐसे ही डाल देते हैं तो वो ऐसे ही चलता है। कभी क्या होता है, हम एचओडी का नाम डाल देते हैं बिकॉज एचओडी वांट्स टू गेन दी पब्लिकेशंस एंड ही इज एंगेज्ड इन दी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज, राइट, सो ही कैन नॉट पब्लिश।
सो ही विल फोर्स अदर सबऑर्डिनेट्स टू पुट हिज नेम, दूसरे जो भी सबऑर्डिनेट्स हैं उनको बोलेगा कि मेरा नाम डालो इसमें। तो ये भी एक अनएथिकल चीज है। तो ये सारी चीजें जो होती है वो इनएडिक्वेट ऑथरशिप में आती है। जैसे ये देखिए, ये एक पेपर है जिसमें मान लीजिए मेरे कोलैबोरेटर्स हैं, बट मैंने क्या किया, पूरा क्रेडिट उठाने के लिए मैंने उसका नाम हटा दिया, जो भी कोलैबोरेटर होंगे उनके सबके नाम हटा दिए मैंने, और ये पेपर ऐसे ही सोलो ऑथर में ऑथरशिप में पब्लिश कर दिया। अनएथिकल चीज है, ऐसे नहीं करना है। दूसरा ये है कि मैंने लिखा है बट किसी और फ्रेंड को मैंने ना डाल दिया इधर नाम, क्योंकि उसका भी काउंट बढ़ जाएगा, राइट। तो ऐसे करके मैंने उसका नाम डाल दिया। तो एडिंग फेवरेबल ऑथर्स फॉर मैन्युअल बेनिफिट्स और कमर्शियल गेन, बहुत बार लोग पैसा देके भी ऑथर्स डाल देते हैं इसमें नाम, तो ये भी गलत है, ये भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट टाइप है कल्यूशन। कल्यूशन में क्या होता है, अनएथिकल कोलैबोरेशन होता है। जैसे एक दूसरे से कॉपी करते हैं। जनरली स्टूडेंट्स में ऐसा होता है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लैब रिपोर्ट है, असाइनमेंट्स है, कोई क्वेश्चन आंसर्स है, कुछ भी है, तो अपने फ्रेंड्स में से कॉपी कर लेते हो, राइट। जॉइंट वर्क्स अच्छा है, करना चाहिए, बट ये सारे जो इवेल्युएशन होते हैं, वो इवेल्युएशंस होते हैं, वो इंडिविजुअली होता है। इंडिविजुअल स्टूडेंट के लिए इसको इवेल्युएट किया जाता है। कोई प्रोजेक्ट है या कोई आर्टिकल है या असाइनमेंट है, तो उसमें कॉपी नहीं कर सकते। कोलैबोरेशन कर सकते हैं, आइडिया ले सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, बट फाइनली डायरेक्ट कॉपी नहीं कर सकते। तो ये स्टूडेंट्स करते हैं मोस्टली। बहुत बार ये चीज वर्किंग ग्रुप्स में भी होता है। जैसे अनएथिकल रिसर्च कोलैबोरेशंस होते हैं, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को ऑथर्स में डालते हैं, या फिर एक दूसरे के पेपर्स को साइट करते रहते हैं टू इंक्रीज द साइटेशन काउंट। जो भी साइटेशन काउंट होता है, जैसे मान लीजिए मैं अपने फ्रेंड को साइट कर दूंगा 5-6 पेपर, राइट। सो उसके साइटेशंस बढ़ जाएंगे, तो वो मेरे पेपर साइट कर देगा, तो मेरे साइटेशंस बढ़ जाएंगे। तो वैसे क्या करेंगे, हम एक दूसरे को साइट करते रहते हैं, तो वो भी गलत है। साइटेशन काउंट इन्फ्लेट होता है, जो भी गलत होता है। बहुत बार ये पीएचडी केसेस में भी होता है। जनरली दे सेंड पीएचडी थीसिस फॉर इवैल्यूएशन टू द फेवरेबल एग्जामिनर्स। ये भी एक साइड केस है इसका, राइट। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन कोलैबोरेशन एंड कल्यूजन। वी हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन कोलैबोरेशन एंड कल्यूजन। ये चीज में भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। ये ट्रांसलेशन रिलेटेड प्लेजरिज्म है। जैसे इधर देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर एक सोर्स पेपर है, वो कोई एक ओरिजिनल लैंग्वेज में पब्लिश हुआ, कोई भी एक ओरिजिनल लैंग्वेज में पब्लिश हुआ है, मे बी कोई भी लैंग्वेज में, मे बी लोकल लैंग्वेज में पब्लिश हुआ होगा, या संस्कृत में, या कोई भी लैंग्वेज में। उसको क्या करते हैं, हम ट्रांसलेट करके हम हमारे ऑथरशिप के अंडर हम पब्लिश करते हैं। अभी इसको क्रेडिट मिलेगी एज ए ट्रांसलेटिंग ऑथर, आपको क्रेडिट, हमें क्रेडिट मिलेगी एज ए ट्रांसलेटिंग ऑथर। इसका हम क्रेडिट नहीं ले सकते, बिकॉज ये काम ऑलरेडी पब्लिश किया गया हुआ है कोई और लैंग्वेज में। हम ये कह सकते हैं कि हमने ट्रांसलेट किया है ओरिजिनल लैंग्वेज में से इस लैंग्वेज में, ये क्रेडिट ले सकते हैं, बट इसको हम क्लेम नहीं कर सकते। नेक्स्ट में 6 टाइप के अनइंटेंशनल प्लेजरिज्म आते हैं। जो पहले टाइप की प्लेजरिज्म, जो पहली मेजर डेफिनेशन है अनइंटेंशनल प्लेजरिज्म की, ये है कि ऑथर्स कमिट अनइंटेंशनल प्लेजरिज्म when they are unaware of writing ethics in research and publications, or they miss out on a human error. स्टूडेंट्स अगर नए आते हैं तो उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है। जैसे पीएचडी स्टूडेंट नया ज्वाइन करता है तो उसको उतना एक्सपीरियंस नहीं होता है पब्लिकेशंस का, तो वो ऐसी गलती कर सकता है, तो उसको हमें करेक्ट करना पड़ता है। और वेरी ऑफन क्या होता है कि कोई एक स्टूडेंट जो है वो आर्टिकल लिख रहा है, या हम कोई मान लीजिए रिव्यू लिख रहे हैं या बुक लिख रहे हैं, तो उसमें बहुत बार हम कुछ सोर्सेज को भूल जाते हैं। तो दिस इज बेस्ड ऑन द ह्यूमन एरर। तो इसको हम जो है वो ये पर्टिकुलर अनइंटेंशनल प्लेजरिज्म में काउंट हो जाता है, अनकॉन्शियसली होता है, इसको जानबूझ के हम नहीं करते हैं, कभी हो जाता है। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी इतने हैवी नहीं है, इसको पॉइंट आउट किया जाता है और बोलते हैं कि इसको रेक्टिफाई कर लो, राइट। एक फर्स्ट टाइप है कि जब हम कोई मिसलीडिंग साइटेशन देते हैं या इनकरेक्ट साइटेशन देते हैं, राइट। ये हम डिटेल में देखेंगे। हम साइटेशन देना भूल जाते हैं, कोटेशन करना भूल जाते हैं, कोटेशन फॉलोड बाय द साइट करना भूल जाते हैं, फुटनोट्स डालना भूल जाते हैं। बहुत जगह से हम इंफॉर्मेशन उठा के हमारे अंदर डाल देते हैं, या हम ऑफन क्या होता है कि हम जब रीराइट करते हैं, पैराफ्रेज करते हैं, हमारे वर्ड्स में जब लिखते हैं, तो हम उसका मीनिंग चेंज कर देते हैं। जो ओरिजिनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, हम उसका मीनिंग चेंज कर देते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, पूरी जो इंफॉर्मेशन है उसका मीनिंग ही बदल जाता है। तो ये भी एक प्लेजरिज्म का ही टाइप है, इनकरेक्ट पैराफ्रेजिंग बोलते हैं इसको। सो फर्स्ट वन जो है वो इनकरेक्ट साइटेशन।
इसको सोर्स रेफरेंसिंग भी बोलते हैं, ये उसका सब टाइप है। जैसे ये देखेंगे कोई एक साइटेशन है, मे बी उसका मैंने नंबर गलत डाल दिया, जब मैं टेक्स्ट में रेफर कर रहा हूं तो मान लीजिए साइटेशन का टाइप पे साइटेशन का ओरिजिनल नंबर है 2 बट मैंने डाल दिया 5, तो ये करेक्ट साइट नहीं करेगा इंफॉर्मेशन को, करेक्ट रेफरेंस नहीं, नंबर नहीं है, तो ये एक गलती हो सकती है, मिसलीडिंग साइटेशन है, ये गलती से हो सकता है क्योंकि हम ओरिजिनल सोर्स को लोकेट नहीं कर पाएंगे इसमें कि कहां से आया हुआ है। वेरी ऑफन क्या होता है कि हम इनसफिशिएंट डिटेल्स देते हैं, जैसे पेज नंबर्स मिस कर गए हम, जैसे इधर पेज नंबर डालना होता है तो वो मिस कर दिया, जर्नल का नाम डालना भूल गए हम, जो भी प्लेटफॉर्म पे आप पब्लिश कर रहे हैं तो उसका गलत नाम डाल दिया या पूरा नाम ही डालना भूल गए हम, ठीक है, कुछ ऑथर्स के नाम डालना भूल गए हम, तो पूरा साइटेशन का जो फॉर्मेट है, जो भी फॉर्मेट आप फॉलो करते हैं, बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, जो भी फॉर्मेट आप फॉलो करते हैं उसके हिसाब से सारी डिटेल्स डालनी है। इसमें कोई भी डिटेल्स मिस होती है तो वो इनसफिशिएंट डिटेल होती है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम होता है, राइट। नाउ अभी ये देखेंगे, ये पर्टिकुलर केस है, जैसे ये इंफॉर्मेशन मैंने ये पर्टिकुलर जगह से उठाई है, पैराफ्रेज भी की, सब कुछ किया, सोर्स भी डालना चाहता हूं मैं, बट गलती से मैंने क्या किया कि इधर साइटेशन डालना मैं भूल गया, तो ये पहला वाला केस है, फॉरगॉट टू साइट द केस। अनइंटेंशनल प्लेजरिज्म में ज्यादा हैवी कॉन्सिक्वेंसेस नहीं आते हैं इसको मॉडिफाई करके हम आगे बढ़ जाते हैं। इसको अगर हम प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर से रन करेंगे तो ये उसको डिटेक्ट भी नहीं करेगा, बिकॉज मैंने पैराफ्रेज किया हुआ है, अपने वर्ड्स में मैंने इसको लिखा हुआ है, तो इसको डिटेक्ट भी नहीं करेगा वो। However, still it is called a plagiarism. क्योंकि हमने उठाया है कंटेंट कहीं से, उसको हमें साइट करना था बट हम भूल गए, बट दैट इज ओके, क्योंकि जब हम इसका मार्जिन देते हैं, मैं भी मान लीजिए 10% प्लेजरिज्म होता है या 15% प्लेजरिज्म का मार्जिन होता है, तो उसमें ऐसी गलतियां जो है वो माफ की जाती है, या तो फिर अगर नोटिस में आती है तो उसको बोलते हैं कि भैया इसको साइट कर दो, राइट। द ऑथर्स साइट अ सोर्स बट फॉरगॉट टू प्लेस द रेफर्ड टेक्स्ट इन द कोटेशन मार्क। ये एक अलग चीज है जिसमें हम क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं डायरेक्टली। फ्यू टाइम्स लेट्स से कोई एक श्लोक हम लेते हैं, मान लीजिए कोई एक गीता से कोई एक श्लोक उठाते हैं या फिर कोई भी एक बुक से हम कोई इंफॉर्मेशन उठाते हैं, तो इसको हम जब कॉपी पेस्ट करते हैं तो उसको कोटेशन मार्क्स में डालना होता है, कोट करना होता है इंफॉर्मेशन को पूरा, एंड देन उसको साइट करना होता है। तो मैं क्या करता हूं, मैं उसको इंफॉर्मेशन तो लेता हूं बट मैं कोट करना भूल जाता हूं। कोटेशन मार्क मैंडेटरी है बट मैं भूल गया, राइट। तो ये प्लेजरिज्म में आता है। जैसे ये इंफॉर्मेशन है, देखिए ये डायरेक्टली कॉपी की गई है, ये पर्टिकुलर पेपर से, इधर से, राइट, नंबर 1 से, इधर से जो है इधर से कॉपी किया है। अभी इसमें क्या है कि मैंने कोटेशन मार्क्स नहीं डाले, मैं भूल गया, प्लेजरिज्म में आएगा। हावेवर आई साइटेड बट स्टिल डायरेक्ट कॉपी है, मैंने चेंज नहीं किया है, कुछ भी पैराफ्रेज नहीं किया, डायरेक्ट ले रहा हूं। जैसे मान लीजिए कोई श्लोक ले रहे हैं या कोई ओरिजिनल टेक्स्ट ले रहे हैं, कॉपी पेस्ट किया है बट कोटेशन मार्क्स नहीं डालना है, तो इसको ऐसे क्या करना है, एग्जैक्टली कोटेशन मार्क्स में डालना है दोनों साइड पे, बिगिनिंग ऑफ द टेक्स्ट और जहां पे वो खत्म होती है वहां पे इंफॉर्मेशन खत्म होती है उधर, एंड देन उसके बाद साइड करना है कि कहां से आ रही है ये इंफॉर्मेशन, राइट। दिस इज द करेक्ट वे ऑफ कोडिंग एनी कॉपी पेस्टेड मटेरियल फॉलोड बाय द साइटेशन, राइट। ऑफन क्या होता है कि हमें फुटनोट में कोई इंफॉर्मेशन डालनी है, हम उसको भूल जाते हैं कि फुटनोट में इधर डालनी थी एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन बट मैं भूल गया, फुटनोट में एक इंफॉर्मेशन डालनी थी बट मैं उसको भूल गया। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये भी एक टाइप की प्लेजरिज्म ही मानी जाती है बट अनइंटेंशनल होती है क्योंकि हम भूल जाते हैं कभी। तो इसको क्या है कि बोला जाता है कि आप फुटनोट जो है करेक्ट कीजिए, या तो अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन जो है वो फुटनोट में डालिए, अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन को फुटनोट में डालिए। नेक्स्ट टाइप है रिसोर्सफुल साइटर। मैं सारी जगह से इंफॉर्मेशन पढ़ता हूं, रेफर करता हूं, एक्नॉलेज करता हूं और उसको मैं क्या करता हूं कि हमारे पेपर में डालता हूं बहुत जगह से, और मैं साइट भी कर देता हूं सबको, राइट। बट इसमें मेरा नया कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसमें मेरा नया कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसमें पता नहीं है कि मतलब मेरी तरफ से कोई नई चीज में ऐड नहीं कर रहा हूं। तो ये जो टाइप है इसको बोलते हैं रिसोर्सफुल साइटर, राइट। स्टिचिंग द सोर्सेज, बहुत जगह से उठाया, कलेक्शन ऑफ द वर्क है, जस्ट एग्जिस्टिंग वर्क्स को मैंने उठाया और डाल दिया इसको। अभी चैलेंज इसमें यह है कि आप पैराफ्रेज भी करेंगे, साइट भी करेंगे, सारी क्रेडिट्स भी देंगे, तो प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर जनरली डिटेक्ट नहीं कर पाता है, और ऐसे पेपर्स पब्लिश भी हो जाते हैं, जनरली रिव्यू में बहुत अच्छे से होता है, ये
दिस इज एक्सपेक्टेड इन रिव्यू आर्टिकल्स। जैसे मान लीजिए मैं रिव्यू कर रहा हूं, तो 20-25 आर्टिकल्स में रिव्यू करूंगा और उसमें से एक छोटा रिव्यू आर्टिकल बना के पब्लिश करूंगा, इज एक्सेप्टेड। वहां पे ये चलता है बिकॉज रिव्यू का जो है कि क्रेडिट ही रिव्यू करने का होता है कि भैया 20-25 जो लेटेस्ट ट्रेंड्स है उसको मैं रिव्यू करके, जो लेटेस्ट पेपर्स है उसको एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे रिव्यू करके मैं डाल रहा हूँ, दैट इज ओके, उसमें चलता है ये। बट जब कोई नया आइडिया हम प्रपोज करते हैं तो उसमें ये नहीं चलता, क्योंकि हमें कुछ मेरी तरफ से नया कंट्रीब्यूशन, नॉवेल्टी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। इसके बिना जो भी होता है वो इसको प्लेजरिज्म माना जाता है। नेक्स्ट टाइप है इनकरेक्ट पैराफ्रेजिंग। सो इंफॉर्मेशन तो हमने ली, बट उसका रीराइट करने के टाइम पे उसका हमने मीनिंग चेंज कर दिया, उसका हमने मतलब ही बदल दिया पूरा। क्योंकि हमने मान लीजिए हमारी कोई अंडरस्टैंडिंग गलत है और हमने जब रीराइट किया तो हमने हमारी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से लिख दिया और उसका मीनिंग चेंज हो गया। नाउ इसको बोलते हैं इनकरेक्ट पैराफ्रेजिंग। बाय मिस्टेक हम कर देते हैं, कभी इंटेंशनल नहीं होता है। वी कैन ऑल्टर द वी कैन। अब क्या होता है कि लिख रहे हैं हम हमारे वर्ड्स में, हमें समझ में नहीं आई ये चीज पर्टिकुलरली, हमें ये लगता है कि हमें समझ में आ गई है और हम इसका क्या करते हैं, मीनिंग बदल देते हैं, बट उसका ओरिजिनल मीनिंग कुछ और था। तो ये वाला जो होता है इसको इनकरेक्ट पैराफ्रेजिंग बोलते हैं, एक्सीडेंटल। और ये क्या होता है, गलती से हो जाता है कभी। तो इसका सोल्यूशन यही है कि आप रिव्यू कीजिए, पीयर रिव्यू कीजिए। दूसरा कोई ऑथर है आपका तो उसको पूछिए, बताइए कि ये मैंने किया है, जरा इसको देखिए, तो वो आपको बताएगा कि भैया हाँ इसमें ये गलतियां हो सकती है, इसको जरा आप ठीक करें। वेरी ऑफन क्या होता है, विकीपीडिया, जनरली स्टूडेंट्स करते हैं ऐसा, वो विकीपीडिया से कॉपी करते हैं। नाउ दिस डेज इट इज कॉल्ड चैट जीपीटी और डीप सीक। आजकल लोग विकीपीडिया नहीं पर चैट जीपीटी से चीजें कॉपी करते हैं या डीप सीक से कॉपी करते हैं। अब पर्सनल यूसेज के लिए कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कहीं पे जाना है, कोई जगह पे इंफॉर्मेशन आपको रेफर करना है तो चैट जीपीटी आप पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब पब्लिकेशन करते हैं तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि चैट जीपीटी साइटेशंस नहीं देगा, राइट। एआई टूल्स यूज करना होता है। अभी एआई टूल्स लोग पैराफ्रेजिंग के लिए यूज करते हैं डेफिनेटली, राइट, दैट इज ओके। बट आपको डिक्लेयर करना होता है कि मैं एआई टूल्स यूज कर रहा हूं और मैंने जो भी ओरिजिनल सोर्सेज हैं उसको मैंने साइट किया है, एंड ये वाला मेरा जो है ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन है, ये वाला जो है मेरा ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन है। सो इट इज अ कॉमन मिस्टेक टू थिंक दैट वी डोंट हैव टू रेफरेंस विकीपीडिया बिकॉज इट इज इन पब्लिक डोमेन। नहीं, विकीपीडिया को रेफरेंस हमेशा करना है, क्योंकि विकीपीडिया क्या करेगा, जहां से भी सोर्स इंफॉर्मेशन लेता है वो जो है सोर्सेस मेंशन करता है कि इधर से मैंने ये इंफॉर्मेशन उठाई हुई है, राइट। वो सोर्स मेंशन करता है कि इधर से मैंने ये इंफॉर्मेशन उठाई हुई है। तो विकीपीडिया में सोर्स आपको मेंशन करना है पूरा। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज इट्स समवन एल्सेस वर्क एंड इट मस्ट बी रेफर्ड डेफिनेटली, राइट। अब आप कॉमन एक्सक्यूजेस देखेंगे प्लेजरिज्म के, जो जनरली स्टूडेंट्स से हम सुनते हैं। तो आपको अगर कोई स्टूडेंट आके ये गाना सुनाता है तो आपको ये गाना जो है इसका रिस्पॉन्स आपको रेडी रखना है, क्योंकि आके आपको सुनाएगा ये। जनरली कॉमन रीजन क्या होता है, डेडलाइंस होती है, लैक ऑफ टाइम नहीं है। तो इसका सोल्यूशन ये है कि आप पहले से कंसिस्टेंटली काम कीजिए, एंड पे नहीं करना है, तो आपके पास टाइम रहेगा, तो करते रहेंगे तो होता रहेगा। एग्जाम पीरियड होता है, एकदम से उसको असाइनमेंट क्लियर करना है तो कॉपी पेस्ट करता है, उसको अवेयरनेस नहीं है, जो भी है कभी अवेयरनेस नहीं है कि भैया, और या तो हम केयरलेस है, ठीक है चलता है क्या होगा, ऐसे करके वो कॉपी पेस्ट करते हैं, राइट। टेम्पटेशन होता है, आजकल इंटरनेट मटेरियल से बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, तो वहां से सीधा सीधा आके कॉपी पेस्ट कर लेता है। पीएचडी स्टूडेंट होगा तो उसको थीसिस सबमिट करना है जल्दी जल्दी में, तो वो कॉपी पेस्ट करना शुरू कर देता है। कभी कभी कुछ जगह से पीयर प्रेशर भी होता है, राइट। डिपार्टमेंट्स में मान लीजिए और कलीग्स जो है बहुत सारे पेपर्स या बुक्स या और बहुत सारी चीज़ें पब्लिश कर रहे हैं, तो हम भी चाहते हैं कि हमारा भी हो, क्योंकि उससे सारी प्रमोशंस लिंक होती है शायद। पहला बहुत ही बड़ी आर्ग्यूमेंट जो स्टूडेंट्स आके देते हैं, आई डोंट नो हाउ टू साइट। भैया मुझे नहीं पता है कैसे साइट करें। जाके तो सीखिए आप यूट्यूब पे जाके देखिए, वीडियो लेक्चर्स देखिए, राइट। सुपरवाइजर से बात करके देखिए, सीखिए कैसे साइट करते हैं। स्टूडेंट्स जो होता है, स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है कि पहले आके ये करता है तो उसको सिखाना पड़ता है कि भैया ऐसे साइट करना है, बैठ के सिखाना पड़ता है, क्योंकि वो वैनिला आइसक्रीम की तरह आता है, उसके ऊपर चॉकलेट का कलर हमें डालना पड़ता है। दूसरा आर्ग्यूमेंट है एवरीवन कॉपीज सो आई डिड। बहुत ही फैसिनेटिंग आइडिया होता है ये कि भाई सब कॉपी कर रहे हैं, मैंने कर दिया।
तो ये चीज़ कभी एक्सेप्ट नहीं करनी है, क्योंकि हमेशा हम बोलते हैं कि स्टूडेंट को तो आप रेफरेंस सेट करो, आप कॉपी मत करो और दूसरों को भी सिखाओ कि कॉपी नहीं करेंगे। तो उस तरह का आप देखिए कि सब कॉपी नहीं कर रहे हैं तो इसलिए मैं कॉपी भी नहीं करूंगा, तो ऐसा कुछ सिखाइए, आप अलग रेफरेंस सेट करिए, राइट। नेगेटिव चीज़ों को ही क्यों फॉलो करना है दूसरों से, पॉजिटिव चीज़ों को भी दूसरों से फॉलो कीजिए, राइट। जनरली नेगेटिव चीज़ें फॉलो करते हैं, पॉजिटिव चीज़ें बोलो तो गायब हो जाते हैं कि अच्छा उसका ये अच्छा आर्टिकल पब्लिश हुआ है, देखिए इसको जगह, तो बोलेगा नहीं 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 करना है। तो ऐसा जो नेगेटिव चीज़ें, जो इजी चीज़ें होती है ना, उसको पकड़ लेता है कि कोई और नहीं कर रहा है तो मैं नहीं करूँगा, तो दो तीन लोग और भी कर रहे हैं तो उसको जाके सीखिए। तो ऐसा रेफरेंस सेट करना है स्टूडेंट को। बोलेगा आई डोंट नो हाउ टू राइट अ पेपर सो आई कॉपी, तो सीखो। आई डिड नॉट गेट इनफ टाइम सो आई कॉपीड एंड डिड नॉट साइट। ये एक थोड़ा सा वैलिड टाइम आर्ग्यूमेंट होता है कि अगर मान लीजिए कोई पीएचडी स्टूडेंट है, आर्टिकल लिख रहा है, या अगर हम आर्टिकल लिख रहे हैं तो टाइम नहीं होता है, तो क्या होता है एक दो सोर्सेज हम भूल जाते हैं, बट ये पीयर रिव्यू से एलिमिनेट कर सकते हैं। बाकी जो कलीग्स हैं उनको बोल के हम वहां से कर सकते हैं। नेक्स्ट है आई कॉपीड फ्रॉम द ऑनलाइन मटेरियल एंड देयर वाज नो ऑथर। मत देखो ऐसे मटेरियल्स जहाँ पे ऑथर्स नहीं है या ऑथेंटिकेटेड मटेरियल नहीं है, राइट। तो ऐसे ऐसे ब्लॉग्स मत पढ़ो, जो ऑथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशन है वहीं से पढ़ो, तो जाके वो साइट कर सकते हैं। एटलीस्ट यूआरएल साइट कर दीजिए आप, राइट। यूआरएल भी साइट करता है, जो उसका लिंक है, वेब का लिंक, वो साइट कर सकते हैं कि भैया यहाँ से आ रही है ये इन्फॉर्मेशन। ये एक थोड़ा सा वैलिड आर्ग्यूमेंट है। आई डिड नॉट रिकॉर्ड द ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन सोर्स एंड आई डिड नॉट साइट देम। जैसे ये एक्चुअली रिकॉर्ड ही नहीं करते हैं तो वो तो गलत है कि कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया कि कहाँ से इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, कहाँ से आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, तो ये तो गलत है, इसको करना ही है। बट 100 पेपर्स हम पढ़ रहे हैं, उसमें से 5-6 का हम रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं कि ये कहाँ से आ रही थी ओरिजिनल सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, ये भूल जाते हैं, ये अनइंटेंशनल होता है। तो दैट कैन बी एलिमिनेटेड थ्रू पीयर रिव्यू। स्टूडेंट्स बोलते हैं उसका जनरली राइटिंग स्किल अच्छा नहीं होता है, तो उसकी वजह से कभी स्ट्रगल करता है, तो उसको ट्रेन करना पड़ता है, बैठ के उसको ट्रेनिंग दीजिए, राइट। उसको कभी फियर ऑफ फेलियर होता है कि भैया मेरा पेपर रिजेक्ट हो जाएगा, अरे डालो रिजेक्ट, वो आपका काम नहीं है सोचना कि रिजेक्ट होगा एक्सेप्ट होगा, आपका काम है डालना, काम करके डाल दो, खत्म। किसी को पसंद आ गया अच्छी बात है, पसंद नहीं आया वो उसका हेडेक है, हम डालते रहेंगे। द डिमांड ऑफ पब्लिकेशंस फॉर एन अवार्ड ऑफ एन एकेडमिक डिग्री। जनरली आजकल यूनिवर्सिटीज में शायद 1 या 2 आर्टिकल्स मैंडेटरी है। हमारे साइंस एंड उसमें टेक्नोलॉजी फील्ड में एटलीस्ट 2 आर्टिकल्स हम मांगते हैं अच्छे जर्नल में। तो ऐसे ऐसे ये दूसरी जगह पे भी अप्लीकेबल होगा शायद। पीयर प्रेशर होता है, मान लीजिए डिपार्टमेंट में 2-3 कलीग से बहुत अच्छा पब्लिकेशन दे रहे हैं, राइट, तो हम नहीं कर पा रहे, तो हमें भी करना है, तो हम क्या करते हैं कॉपी पेस्ट करना शुरू करते हैं, बिकॉज प्रमोशंस में भी मांगा जाता है, ये कुछ पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट्स बेस्ड प्रमोशंस होते हैं, राइट। तो टू इंक्रीज द पब्लिकेशन एंड साइटेशन काउंट्स, ये चीज़ें हमें मांगी जाती है, ये चीज़ें हमें मांगी जाती है, राइट। सो इंस्टीट्यूशनल प्रायोरिटीज है, जो ये एक थोड़ा सा डिफरेंट सेगमेंट है। जनरली रिसर्च ग्रांट्स रेज करना फैकल्टीज का काम होता है, तो उसमें क्या होता है कि हम लोग प्रोजेक्ट प्रपोजल्स लिखते हैं और गवर्नमेंट्स और प्राइवेट एजेंसीज से हम रिसर्च ग्रांट्स मांगते हैं, तो इसमें भी हम कॉपी पेस्ट करना शुरू कर देते हैं। जैसे रैंकिंग बढ़ाना है इंस्टीट्यूट को, तो उसमें ज़्यादा नंबर ऑफ पेपर्स, प्रोजेक्ट्स, वो सब चीज़ें चाहिए, पेटेंट्स, वो सब चीज़ें चाहिए, तो उसमें भी कॉपी पेस्ट शुरू हो जाता है। डिपार्टमेंट का भी प्रेशर होता है कि भैया आपके डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस ठीक नहीं है तो आप इंप्रूव कीजिए, सबको प्रेशर आता है, तो सब अपना कंट्रीब्यूशन करना शुरू करते हैं, तो इसमें ये फिर इवेंट शुरू हो जाती है, राइट। तो इसमें बहुत सारे और भी है। पब्लिशर्स भी बहुत बार करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई पब्लिशर्स जो होता है अपना इम्पैक्ट फैक्टर या साइट स्कोर बढ़ाना चाहता है, तो उसको उस केस में वो क्या करता है, पुअर क्वालिटी पेपर्स को भी पब्लिश करना चाहता है, तो उसका रिव्यू पेपर जो है वो भी इनएफिशिएंट होता है, रिव्यू प्रोसेस है वो भी इनएफिशिएंट होता है, तो इसकी वजह से क्या है कि वो फटाफट से पब्लिकेशन करना शुरू करता है, वहाँ पे कुछ कॉपी कंटेंट भी आ जाता है उसमें, तो वो भी एक बड़ा इश्यू है, राइट, वो भी एक बड़ा इश्यू है। अभी आप देखेंगे there are certain consequences of plagiarism. There are certain consequences of plagiarism. ठीक है, there are certain consequences of plagiarism. There are certain consequences of plagiarism. इसके unintentional plagiarism है तो इसके mild consequences हैं, such as छोटा मोटा कोई कॉपी सेगमेंट है तो उसके लिए क्या है, उसको माना जाता है एक्सीडेंटल प्लेजरिज्म और उसको इग्नोर भी किया जाता है। लेट्स से 20% या 15% का मार्जिन होता है कि आपका कंटेंट अगर 15% प्लेजरिज्म में आता है
तो उस बैंड में उसको कुछ कोई एक्शन नहीं होता है कि हाँ ठीक है इतना तो एक्सेप्टेड है, क्योंकि हम जब लिखते हैं तो बहुत सारी वर्ड्स, बहुत सारे कीवर्ड्स रिपीट करते हैं। बहुत बार क्या है कि एक अपोलॉजी लेटर भी मांगा जाता है कि 25-30% का प्लेजरिज्म है, डिपेंड्स ऑन द पॉलिसी ऑफ अ जर्नल एंड पब्लिशर या जो भी आपका पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म है रिस्पेक्टिव। वहां से एक लेटर मांगते हैं कि आप एक्सप्लेनेशन दीजिए कि ये क्यों कॉपी किया गया हुआ है और उसको करेक्ट कीजिए और एक अपोलॉजी लेटर या एक्सप्लेनेशन लेटर के साथ हमें भेजिए, राइट। सो फिर उस तरह से भी वो उतने से काम हो जाता है। देयर आर सर्टेन सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस ऑल्सो, जैसे कॉपीराइट्स वायोलेशन है, सच एज पेटेंट्स कॉपी के मतलब कोई आईपीआर वायोलेशन है, किसी का पेटेंट है और हम वो चीज बिल्ड करके सेल करना शुरू कर देते हैं। टेक्नोलॉजी में होता है ये, जैसे किसी ने कोई डिवाइस क्रिएट किया हुआ है और हम क्या करते हैं उसको बिल्ड कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं और सेल शुरू कर देते हैं कॉपी करके उसको, राइट। तो उसमें कॉपीराइट वायलेशन होता है। तो इसमें ये क्या है कि स्टीलिंग द आइडिया कंसेप्ट है उसको अप्लाई करते हैं और कॉपीराइट ब्रीच होता है, इसमें डुप्लीकेशन का इश्यू होता है, जिसका एक सीरियस कॉन्सिक्वेंस होता है कभी इसका अगर हम एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में करते हैं, जैसे मान लीजिए पूरा ही आर्टिकल कॉपी कर लेते हैं, बहुत सारी चीजें पूरी कॉपी कर लेते हैं, तो जनरली स्टूडेंट्स के साथ होता है ये। तो ऑफन क्या होता है कि अगर बहुत ही सीवियर हो रहा है, बहुत ही रिपीटेड फॉर्म में हो रहा है, तो एक्सपल्शन भी हो सकता है, इंस्टीट्यूट से निकाला भी जा सकता है, ब्लैकलिस्ट भी कर देते हैं पब्लिशर्स। जैसे मैं अगर कोई रिपीटेड आर्टिकल कॉपी करके डाल रहा हूं या बहुत सारे आर्टिकल्स ऐसे रिपीट में डाल रहा हूं, राइट, 6-6 महीने पे या 3-3 महीने पे एक नया आर्टिकल लिख के डाल रहा हूं और वो कॉपी वर्जन है, तो उसमें क्या होता है कि वो मुझे ब्लैकलिस्ट कर सकते हैं कि भैया मैं फ्यूचर में कोई आर्टिकल्स नहीं सबमिट कर सकता हूं उनको। तो ये एक कॉन्सिक्वेंस है। अगर ये ब्लैकलिस्ट करता है तो अगर मान लीजिए प्रेस्टिजियस पब्लिशर है और उसमें अगर मैं ब्लैकलिस्ट हो जाता हूं तो वहां पे मैं कभी भी पब्लिश नहीं कर पाऊंगा। ऑफन अगर कुछ पब्लिश हो गया है और लेटर अगर कोई ओरिजिनल ऑथर है उसकी नजर में आता है ये, तो वो कॉपीराइट स्ट्राइक भी दे सकता है और रिट्रैक्शन हो सकता है और विड्रॉवल भी हो सकता है। जैसे बोल सकते हैं कि भैया ये पूरा प्लेजरिज्म का केस है, आप ये आर्टिकल को हम हटा रहे हैं, तो इसको हटाया भी जा सकता है, कॉपीराइट स्ट्राइक देके हटाया भी जा सकता है, राइट। अगर कोई स्टूडेंट अगर निकलता है कॉपी पेस्ट करके डिग्री लेके, तो हमारे वहां पे ऐसी भी व्यवस्था होती है कि इसकी जो डिग्री है वो सस्पेंड की जाती है कि भैया आपका काम जो है वो कॉपी वर्क था, पीएचडी की डिग्री अगर मान लीजिए है तो वो पूरा ही कॉपी करके गया होता है तो उसको सस्पेंड किया जाता है, डिग्री मिल भी गई है तो भी कि भाई आपको पूरा कॉपी में है। ये बहुत बार वाइवा के टाइम पे डिटेक्ट हो जाता है या बीच में जो प्रोग्रेस सेमिनार होता है उसमें डिटेक्शन इसका हो जाता है, उसमें हो भी जाना चाहिए डिटेक्शन, ताकि वो स्टूडेंट का टाइम खराब ना हो और वो अपना करेक्शन करे पाथ का और करे। बहुत बार क्या है कि नौकरी से भी निकाला जा सकता है अगर प्राइवेट जॉब्स में है, ऐसा है तो। आईपीआर वायोलेशन में क्रिमिनल चार्जेस भी दे सकते हैं वो। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में क्या है कि किसी के डिवाइसेस या किसी का प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च है या पेटेंट फाइल है और अगर हम कॉपी करके उसका बिजनेस सेलिंग शुरू कर देते हैं तो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भी आते हैं उसके, ब्रीच ऑफ कॉपीराइट्स के अंडर। एंड इसके कॉन्सिक्वेंसेस माइनर भी हो सकते हैं, मेजर भी हो सकते हैं। माइनर अगर मान लीजिए अपोलॉजी लेटर से काम होता है तो ये डिपेंड करता है कि ऑथर ने वो कौन सा लाइसेंस टैग कर रखा है वो पेटेंट और उसमें, राइट। सो ऑफन क्या होता है कि अपोलॉजी लेटर एंड जितना भी फाइनेंशियल गेन हुआ है वो पेनल्टी के साथ वो ट्रांसफर करना होता है उसको, राइट। ऑफन क्या होता है जेल भी हो सकती है, बहुत अगर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक कर रहे हैं या हम कॉपी कर रहे हैं इसको तो जेल भी हो सकता है, जॉब भी जा सकती है। तो ये वाली चीजें बहुत सारी जगह पे हो सकती है, राइट, बहुत सारी जगह पे हो सकती है। सो दिस आर दी consequences of copyright violations. These are the consequences of copyright violations. Now आप देखेंगे कि परसेंटेज के हिसाब से क्या कॉन्सिक्वेंसेस होता है। जैसे अभी मान लीजिए 0 से 20% या 0 से 10% का कॉपी है, कोई पेनल्टी नहीं है क्योंकि उतना मार्जिन तो होता ही है, हम लिखेंगे कहीं से पढ़ के ही लिखेंगे, कुछ सोच के ही लिखेंगे तो कुछ वर्ड्स ओवरलैप होते हैं, तो ठीक है उसमें कोई पेनल्टी उसमें कोई पेनल्टी नहीं आती। अगर ज्यादा है, मान लीजिए 30-40% का कॉपी है, इधर 10 से 30% लिखा है, बट ये परसेंटेज वेरी करता है लिटिल बिट, यहाँ पे मैंने इंडिकेटिव परसेंटेजेस लिखे हैं रेंज के फॉर्म में, राइट। सो उसमें क्या है कि वो बोल सकते हैं पब्लिशर के भी आप रिवाइज करिए, रीसबमिट कीजिए और इसको पूरा 10% के नीचे या 20% से नीचे लेके आइए प्लेजरिज्म इंडेक्स को। अगर 30 से 50% पे है तो वो विड्रॉ करने के लिए बोल सकते हैं कि भैया हम आपका आर्टिकल जो है वो रिजेक्ट कर रहे हैं, हम पब्लिश नहीं करेंगे आगे। अगर ज्यादा रिपीट में हो रहा है, 50% से ज्यादा है या 100% कॉपी है, तो वो क्या है कि बैन कर सकते हैं कि 1 साल के लिए हम पब्लिश नहीं कर सकते,
ये पर्टिकुलर पब्लिशर के साथ। ऑफन डिमोशन भी हो सकता है, फ्यूचर इंक्रीमेंट्स डिनाई भी हो सकते हैं अगर जॉब में है तो। यूनिवर्सिटी भी बैन डाल सकता है कि भैया 2 साल के लिए या 3 साल के लिए आप पीएचडी सुपरवाइज नहीं कर सकते। तो इससे क्या होगा कि पूरा जो प्रमोशन का साइकिल है वो उतने साल तक डिले हो जाएगा। तो बेटर ये चीज ना करें, वही बेहतर होता है। जितना हो सके उतना ऑथेंटिकेट एंड ओरिजिनल रहेंगे। और आजकल बहुत ही एआई टूल्स है जो हेल्पफुल है, तो उतना स्ट्रगल नहीं है। अगर आप टेक्नोलॉजी और इंटरनेट थोड़ा सा सीख जाते हैं तो उतना आजकल स्ट्रगल नहीं है जितना पहले के जमाने में स्ट्रगल था, राइट। सो ये सब ना करें तो क्या है कि इसमें हम ये इधर से टाइम जो है काफी कुछ बच सकता है। प्लेजरिज्म एंड सिमिलरिटी इंडेक्स अब चेक कैसे करें? जनरली टर्निटिन एक सॉफ्टवेयर है जो यूनिवर्सिटी बाय करता है सब्सक्रिप्शन और अपने सारे एम्प्लॉयज को देता है। तो हम जनरली उधर अपना आर्टिकल डाल के प्लेजरिज्म चेक करते हैं। बहुत सारे फ्री सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल हैं, तो आप देखिए कि कौन सा यूजफुल है और उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। तो टर्निटिन जो है वो एक अच्छा सॉफ्टवेयर है, हम वो यूज करते हैं। कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट्स ऑन इमेजेस भी आता है, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट्स ऑन इमेजेस भी आता है। टर्निटिन वो चेक नहीं कर पाता है, वो सिर्फ टेक्स्ट इंफॉर्मेशन को ही देखता है। बट अगर हमने इमेजेस ली है और वो इमेजेस अगर कॉपी पेस्ट की है तो उसमें भी हमें ये प्रॉब्लम आएगा, राइट। वो हाईलाइट नहीं होता है, बट वी कैन नॉट कॉपी इमेजेस, डायग्राम्स, म्यूजिक, डेटा, वीडियो, कुछ भी, राइट। तो हमें क्या करना है, इमेजेस के केस में हम क्या करते हैं, उसको रीराइट कर देते हैं, अरे रीड्रॉ कर देते हैं और हम साइड कर देते हैं, राइट। और अगर रीयूज करना है तो हम जो रिस्पेक्टिव ऑथर का जो पब्लिशर है, पब्लिशर से हम लाइसेंस लेते हैं रिटर्न में, राइटिंग में, कि भैया हमें रीयूज करना है तो आप अलाउ कीजिए। तो वो अलाउ भी करते हैं, फ्री में भी अलाउ कर देते हैं कभी, तो हम वो लाइसेंस के साथ रीयूज कर सकते हैं। या तो फिर हमें इमेज रीयूज से चार्जेस पे करने हैं और फिर हम उस लाइसेंस के साथ हम रीयूज कर सकते हैं। अभी ओवरऑल कुछ टिप्स देख लेंगे हम कि कैसे इसको एलिमिनेट करेंगे। हमेशा हमें क्या करना है, साइटेशन देने हैं, पैराफ्रेज करें और उसको हमेशा साइटेशन दें, राइट। रीराइट द इंफॉर्मेशन जहां से भी आप ले रहे हैं और उसका जो भी सोर्स है उसको साइड कर दें। अगर इमेज ले रहे हैं हम, जैसे ये इमेज पर्टिकुलर है वो इधर से ली गई है, तो उसको भी हम रीड्रॉ करके साइड करें। इमेज को भी हम डायरेक्ट कॉपी नहीं कर सकते, डायग्राम, इमेज, पिक्चर, उसको हम डायरेक्ट कॉपी नहीं कर सकते अनलेस वो क्रिएटिव कॉमन CC 4.0 फ्री लाइसेंसिंग में है। वहां पे भी हम साइड करना पड़ेगा, रीयूज करेंगे तो साइड करना पड़ेगा। बट मोस्टली आप अपने विचारों के साथ उसको रीराइट करें, नॉवेल्टी फैक्टर लाइए, और सॉरी रीड्रॉ करें, नॉवेल्टी फैक्टर लाइए और फिर उसके बाद उसको पब्लिकेशन में यूज ले सकते हैं। अदरवाइज आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा अगर रीयूज कर रहे हैं तो, और लाइसेंस लेके ही रीयूज करें क्योंकि फ्यूचर में कॉपीराइट स्ट्राइक को डिफेंड करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। हमेशा कोटेशन मार्क्स फॉलोड बाय साइटेशन यूज करें। पीपीटीज, स्लाइड्स, प्रेजेंटेशंस, उसमें साइटेशंस कैसे दें? उसमें जनरली स्टूडेंट्स या हम क्या करते हैं, लास्ट पेज पे हम रेफरेंसेस दे देते हैं कि भैया दिस आर द रेफरेंसेस, बट इट डजंट मेक एनी सेंस। इसका कुछ मतलब नहीं बनता है। हमेशा स्लाइड्स जब प्रेजेंटेशन में यूज करें तो उसका जो रेफरेंस है वो बॉटम ऑफ द स्लाइड्स में देना होता है। जैसे ये मान लीजिए पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन जो है ये 2 जगह से ली गई है, तो इसके जो भी सोर्सेस है मैं इधर से साइड करूंगा, राइट। और अगर कोई इमेज यूज कर रहे हैं आप, ये वाले इमेजेस, तो ये देखिए इमेज यहां से ली गई है, सोर्स नंबर 3 एंड सोर्स नंबर 4। आप जहां से इमेज ले रहे हैं उसका भी सोर्स देना है कि कहां से इमेज ली गई है, अदरवाइज वो प्लेजरिज्म में आता है स्पेसिफिकली, राइट। सो आपको सारे सोर्सेस को जेन्युइनली आपको कोट करते रहना है कि कहां से रेफर करते रहना है कहां से ले गए। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इन ब्रैकेट्स में भी डाल सकते हैं, डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, या तो फिर ऐसे भी कर सकते हैं 1-2 के फॉर्मेट में, राइट। सो आपके अपने हिसाब से जो सुविधा हो वैसे, कोई लोग स्टार करके भी करते हैं, तो इट्स अप टू यू। जैसे ये है हाउ टू साइट, अगर कोई इमेज यूज हुई है प्रेजेंटेशंस पे तो उसको भी हमें साइड करना है, जैसे ये है इधर से साइड किया है, राइट, तो उसको भी हमें साइड करना है। तो ये इसको भी मैंने साइड कर दिया, राइट। सो ये इमेज जो है वो इधर से ली गई है ये पर्टिकुलर सोर्स से, तो वो भी पर्टिकुलरली आपको साइड करना है इमेजेस के लिए। कोट कर रहे हैं स्लाइड्स पे तो उसको भी बॉटम ऑफ द स्लाइड पे आपको साइड करना है, बॉटम ऑफ द स्लाइड आपको हमेशा साइटेशन देना है। ये स्पेसिफिकली जब आप कोई रिसर्च प्रेजेंटेशंस दे रहे हैं, राइट, रिसर्च प्रेजेंटेशंस दे रहे हैं कॉन्फ्रेंसेस में, तो ऐसे करें। अदरवाइज आप कोई लाइव प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो इतना हैवी करने की जरूरत नहीं है, जो मेजर सोर्सेस है आप उसको रेफर कर सकते हैं। बट जो भी रिसर्च प्रेजेंटेशंस है जहां पे भी आपको एक्यूरेट रहना है वहां पे हमेशा ऐसे साइटेशंस आप दें।
राइट। हमेशा नॉवेल आइडिया सोचिए, अपने वर्ड्स में अपना आइडिया एक्सप्रेस कीजिए, हमेशा साइटेशन दीजिए, रेफर कीजिए सोर्सेज एंड आइडेंटिफाई, नोट डाउन ऑल द सोर्सेज। आपको टाइम जो है वो अच्छे से प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि जो टाइम सेव करोगे, कंसिस्टेंटली काम करते रहेंगे तो पीछे थोड़ा टाइम बचेगा जिसमें हम ये सारी चीजें प्रूफ रीड कर सकते हैं कि भाई साइटेशन कहीं पे मैच मिसमैच नहीं है, कोई भूल तो नहीं गया, राइट। अगर पीएचडी स्टूडेंट है तो वो अपने सुपरवाइजर को कांटेक्ट करे, वो रिव्यू करके आपको थोड़ा हेल्प करेंगे। को ऑथर है, कोई डिपार्टमेंटल कलीग है तो उनको भी आप डाल सकते हैं। हमेशा ऑनेस्ट रहिए, आप सीक्रेट्स अवॉइड कीजिए क्योंकि उसमें प्रॉब्लम हो सकता है फ्यूचर में। अगर कुछ नहीं पता है तो एडमिट कीजिए कि नहीं पता है और उसको देखिए कि इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जब तक हम एडमिट नहीं करेंगे कि ये नहीं पता है तब तक हम इसको इंप्रूव नहीं कर सकते, राइट। जो भी मिस्टेक्स हो रही है उसको एडमिट करके उसका सोल्यूशन देके काम खत्म करना है। तो ऑलवेज डेवलप अ रीडिंग हैबिट, बिकॉज हम जितना पढ़ेंगे उतना हमारा थॉट पैटर्न है वो वाइड होगा और उतने नए आइडियाज आएंगे तो हम कॉपी पेस्ट करने से बचेंगे, राइट। अगर हमें पता नहीं है कि इसको रेफर करना है या नहीं तो साइड कर दीजिए हमेशा। तो सेफ फॉर अ सेफर साइड हमेशा साइड करते रहिए। अगर प्लेजरिज्म एक्सपोज हो जाता है तो आप एडमिट कीजिए और उसका सोल्यूशन देखिए, राइट। जब तक वे एक्सपोज हो तब तक वेट ना करें आप। और इसका बहुत एक कॉमन सोल्यूशन है, आप मल्टी स्टेज राइटिंग प्रोसेस आप ऐड करें, अप्लाई करें, जिसमें क्या है कि बहुत सारे स्टेजेस में हम इसको रीराइट करते हैं, राइट। जैसे राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, फेज 1, फेज 2, फेज 3 और इसको इंप्रूव करते हैं, राइट। सो स्टूडेंट भी जो है वो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन डालता है। जो भी इंफॉर्मेशन है उसको ठीक से गैदर करें, पूरा डिटेल प्लानिंग करें और जो भी लिटरेचर हम लेना चाहें उसको पूरा ठीक से लें और जो भी नोट्स हैं सोर्सेज की कि कहाँ से लिया गया उसको मेंटेन करें, राइट। सो एंड हमेशा स्टूडेंट्स जब नए आते हैं तो उनको ऐसे ट्रेनिंग सेशन से पास ऑन करें या वीडियो मटेरियल से, लेक्चर मटेरियल से वो दें, तो उसका व्यू पॉइंट जो है वो एनलार्ज होगा और फ्यूचर में उसको पता लगेगा कि ऐसे नहीं करना है, तो उससे वो अवेयर रहता है। एंड आप हमेशा वो जब पेपर लेके आता है या फिर हम लेके जाते हैं तो हमारा पेपर, तो उसमें क्या है कि कमेंट्स दीजिए। आप जितना रेगुलर कमेंट्स देंगे तो उतना ये प्लेजरिज्म का जो इंस्टेंसेस है वो कम होती जाएगी, राइट। एंड रिवीजन स्टेजेस डालिए, बहुत बार रिवाइज कीजिए, 3-4 बार रिवाइज कीजिए आर्टिकल को, जिससे क्या है कि हर बार कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, क्वालिटी इंप्रूव होगी और प्लेजरिज्म कम होती जाएगी, राइट। ये चीजें हमेशा आपको देखनी है कि कोई टेक्स्ट कॉपी नहीं हुई है, कोई फिगर, इमेजेस, हमेशा फिगर एंड इमेजेस है वो स्टूडेंट्स कॉपी करके ही लेके आते हैं। तो बाय डिफॉल्ट आपको देखना है कि कहाँ से आई हुई है इमेज, वो खुद से पहले राउंड में वो कॉपी करके लेके आता है, क्योंकि टेक्स्ट क्या है कि आजकल चैट जीपीटी, डीप सीक बहुत जगह से वो रिडाइट कर लेता है, ग्रामरली है, वर्ड ट्यून है, पैराफ्रेजिंग सॉफ्टवेयर बहुत सारे, क्विल बोल्ट है, बहुत सारी जगह से कर लेता है वो, बट इमेजेस में वो नहीं कर पाता है, बिकॉज इमेज कैसे रीड्रॉ करेगा, तो उसको खुद से मैन्युअली करना पड़ता है, तो वहां पे वो नहीं करता है स्टूडेंट और आ जाता है ऐसे ही पेपर में डाल के। तो उसको कट डाउन करना है, बिकॉज स्टूडेंट्स विल कम एंड गो। स्टूडेंट्स हर साल एक नया आएगा, हर साल एक जाएगा, ठीक है। वो कुछ कॉपी पेस्ट करके कंटेंट करके डालेगा और फ्यूचर में कॉपीराइट स्ट्राइक है तो वो जो है वो फैकल्टी पे आ जाती है, तो उसको डिफेंड करना पड़ता है। तो बी केयरफुल विद द स्टूडेंट्स, वो कॉपी करके जाता ही है तो हमें उसको सिखाना पड़ता है, तो दैट इज ओके, वी कैन टीच देम एंड वी कैन ट्रेन देम। लास्ट मिनट चेंज कभी मत करने दीजिए, राइट। स्टूडेंट अगर कुछ कहता है कि लास्ट मिनट में चेंज करना है तो नहीं करना है, और लास्ट मिनट रिव्यू भी करना है कि एक बार क्विकली देख लीजिए कि कुछ एरर्स तो नहीं छूट रही है, राइट। कोई सेंटेंसेस में कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, राइट। पैराफ्रेजिंग जो है वो अच्छे से किया है या नहीं किया, फाइनल चेक कर लीजिए एवरीथिंग, क्रॉस साइटेशंस करके देख लीजिए, एक्सटेंसिव पीयर रिव्यू कीजिए, मल्टीपल रिविजन स्टेजेस डालिए, तो इससे ये कम होता जाएगा। जनरली टॉपिक्स क्या है कि आप उसको अप्रूव कर दिया है अगर टॉपिक, तो उसको फिर आप क्या है कि चेंज मत करने दीजिए लास्ट मिनट में। फर्स्ट 6 मंथ्स, 1 साल, 1.5 साल तक चेंज कर सकते हैं, बट नॉट इन थर्ड ईयर और लाइक दैट, क्योंकि वो आके थर्ड ईयर में टॉपिक चेंज करेगा तो पीएचडी फिर वो लंबा चलेगा और कॉपी पेस्ट भी करना शुरू कर देगा वो स्टूडेंट, राइट। सो लास्ट मिनट चेंजेस नहीं करना है। और रीराइट करने के लिए उसको हमेशा बोलिए कि क्वालिटी एनहेंस करके लेके आए, एलिमिनेट कीजिए प्लेजरिज्म, राइट। सो ये सारी चीजें जो है वो रिपीट मेथड से आती है। So that's all we have for today's session.